ये देखो, इसके पहले के क्लास में हम लोग नाइट यूनिट डेली पढ़ लिए थे। अभी के क्लास में एक नया चैप्टर स्टार्ट करें, स्ट्रॉन्ग रूट्स, है ना। स्ट्रॉन्ग रूट्स को पढ़ा देते हैं एंड देन इसके बाद इसका अच्छे से टेस्ट ले लेंगे। ठीक है, तो पता नहीं पेपर आज हम चेक करके देंगे, कैसा हुआ है हमको नहीं पता है ना। देखते हैं कितना किसका मार्क्स आता है। हालांकि पेपर को ठीक ठाक बनाए थे, कोई इतना भी टफ नहीं था। हाँ, तो वही बात है, दो दो बार पढ़ा रहे हैं तो सिंपल बात है, अच्छे से पढ़ के आओगे लोग, क्योंकि छोटा छोटा चीज जो है पूछ दिया जाता है, बुक से अंदर से ही आता है क्वेश्चन तो सारा, लेकिन वही बात है तुमको छोटा छोटा लाइनिंग भी जो है देखते चलना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते, स्ट्रॉन्ग रूट्स देखो। स्ट्रॉन्ग रूट जो है एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखा गया है। सबसे खास तौर पे देखा जाए तो एपीजे अब्दुल कलाम एक ऐसे व्यक्ति जो हमारे देश में मतलब क्या बोलेंगे, एक ऐसा व्यक्ति जो इतना सिंपलिसिटी और एक छोटे से गांव से निकला हुआ व्यक्ति और देश का सबसे बड़ा पद यानी देश के राष्ट्रपति तक वो जाते हैं और सब कुछ जो है अपने बलबूते पे जाते हैं। तो वही बात होता है, बहुत गरीबी, मतलब एक फैमिली जो था इनका, ऐसा भी नहीं था कि हम तो तुम लोग को भूले गए थे, कोई है क्या और। तो यहाँ पे जो है फिलहाल एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में जो है हम लोग पढ़ रहे हैं। हम सब लोग जानते हैं कि एपीजे अब्दुल कलाम को जो है मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ जो है एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में बताया जाए तो ही वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट, है ना। साथ ही साथ इनका बहुत बड़ा पायनियर रोल था हमारे देश के इसरो और साथ ही साथ हमारे देश में मिसाइल बनाने में, और साथ ही साथ देखा जाए तो परमाणु टू जो है यानी कुल मिला के न्यूक्लियर पावर भारत को बनाने में भी जो है इनका बहुत बड़ा रोल था। जो कि 1998 में क्या होता है, 11 मई 1998 में क्या होता है, जब हमारा सेकेंड पोखरण होता है तो उसमें बहुत बड़ा रोल होता है। यानी देश को परमाणु संपन्न देश बनाने में सबसे बड़ा जो चेहरा था जिन्होंने लीड किया था टीम को, उस व्यक्ति का नाम था एपीजे अब्दुल कलाम, है ना। एपीजे अब्दुल कलाम कुल मिलाकर देखा जाए तो इनका एक ऑटोबायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी जो खुद ही लिखे हैं, जिनका नाम है विंग्स ऑफ फायर। So basically, strong roots is taken from the taken from the autobiography Wings of Fire। यानी एपीजे अब्दुल कलाम का जो स्ट्रॉन्ग रूट्स जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, कई बार पूछ देता है कि स्ट्रॉन्ग रूट्स जो है कहाँ से लिया गया है, तो ये बेसिकली एपीजे अब्दुल कलाम का जो है विंग्स ऑफ फायर से जो है लिया गया है। खास तौर पे देखा जाए तो एपीजे अब्दुल कलाम जो है भारत का सुनो है 11th प्रेसिडेंट रहे हैं, भारत का 11वां राष्ट्रपति रहे हैं, 2002 से लेकर 2007 तक जो है ये देश के राष्ट्रपति रहे हैं। इसके अलावा देखा जाए तो एपीजे अब्दुल कलाम हमारे देश में जो है उनको मिसाइल मैन के नाम से और एक सबसे ग्रेट साइंटिस्ट और एक और चीज के लिए था कि एक ऐसा व्यक्ति जो बैक बेंचर से जो है इस मतलब क्या बोलेंगे इतना ऊपर तक जाते हैं और देश के साइंस और टेक्नोलॉजी में जो है एक बहुत बड़ा रोल देखने को मिलता है। जिस टाइम पे ये साइंटिस्ट होते हैं या जिस टाइम पे ये साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में जाते हैं, उस समय भारत का साइंस और टेक्नोलॉजी में किसी भी तरीके का कोई स्थान नहीं था। उस समय भारत सुई का भी खोज नहीं हुआ था, तो सुई से लेके आज चंद्रमा और चंद्रयान भेज रहे हैं, तो सब कुछ बहुत बड़ा रोल आ जाता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। खास बात है कि कभी ये डॉक्टरेट नहीं किए यानी पीएचडी नहीं किए, लेकिन जिस यूनिवर्सिटी में जाते थे वो यूनिवर्सिटी इनको पीएचडी का डिग्री से सम्मानित कर देता है। ये कहने की अपने नाम के आगे जो है लगाते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। हालांकि कभी ये डॉक्टरेट कभी पढ़े नहीं है, फिलॉसफी ऑफ डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी ये कभी करे नहीं है, यानी कुल मिला के पीएचडी किसी सब्जेक्ट में नहीं की, लेकिन इतना ना ज्यादा ज्ञान है, इतना ना ज्यादा सफलता और इतना बड़ा लाइक इनका एक पॉपुलरिटी था हमारे देश में कि वो हर जगह जाते थे तो हर यूनिवर्सिटी उनको जो है ये पीएचडी का डिग्री से सम्मानित करता था। यही कारण है कि इनको लगाया गया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। खास बात है कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का अगर देखा जाए तो उनके नाम में इनके पूरे परिवार का नाम आ जाता है। एपीजे, ए का मतलब होता है अबुल जो कि इनके ग्रेट ग्रैंडफादर थे, पी का मतलब होता है पाकीर जो कि इनके ग्रैंडफादर थे, दादाजी थे, और जैनुलबुद्दीन जो कि इनके पिता थे, और पूरा जोड़ दिया जाए तो अब्दुल कलाम, ये एपीजे अब्दुल कलाम का नाम हो गया। सो अबुल पकीर जैनुलबुद्दीन, है ना, अब्दुल कलाम। सो एपीजे अब्दुल कलाम जो है एक्चुअली पूरा नाम किसका था, एपीजे अब्दुल कलाम का था।
उसके अलावा देखा जाए ये स्ट्रॉन्ग रूट्स का मतलब क्या होता है? स्ट्रॉन्ग रूट्स का मतलब होता है बड़ा ही सिक्योर चाइल्डहुड, मतलब बड़ा ही अच्छा परवरिश हुआ है, बहुत, मतलब ये कहते भी है कि मेरा जो चाइल्डहुड है ना बहुत अच्छा बीता है, मतलब जितना एक बच्चा को जो है चाहिए जो कुछ भी, वो सब कुछ क्या है हम लोग को मिला है। यानी मेरे परिवार वाले जो है बाकी जितने भी नेसेसिटी का चीज है, चाहे वो हमारा मेडिसिन हो, चाहे फूड हो, चाहे क्लोथ्स हो, सब कुछ मेरे पेरेंट्स जो है प्रोवाइड करते थे, लेकिन सिवाय उन चीजों को कभी वो प्रोवाइड नहीं करते थे जो हम लोग को क्या करे, कंफर्ट और लग्जरियस की तरफ ले जाए। यानी इनका पिता का एक मानना था कि धारणा था कि अगर काम किसी चीज में अगर हो जा रहा है तो उससे ज्यादा नहीं देना चाहिए। इससे क्या होता है कि व्यक्ति जो है काफी ज्यादा वो लग्जीरियस और काफी कंफर्टेबल लाइफ, और जब कंफर्ट जोन में चला जाता है तो फिर वहां से मेहनत, वहां से वो तमाम जो हार्डवर्क होनी चाहिए वो नहीं होता। यही कारण है कि पिता बहुत अच्छे से इनको जो है पाल पोस के बड़े किए थे। इवन देखा जाए तो ये इनका जन्म होता है एक रामेश्वरम, ये एक्चुअली रामेश्वरम आइलैंड जो कि पहले होता था मद्रास में, बट आज मद्रास का नाम तमिलनाडु है। तो कई बार एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि मद्रास तमिलनाडु का पहले नाम क्या था, मद्रास, और मद्रास का आज नाम क्या है, तमिलनाडु। तमिल के भाषा के आधार पे वहां पे नाम रख दिया गया तमिलनाडु। पहले मद्रास और मद्रास एक अलग प्रोविनेंस हुआ करता था, आज वही मद्रास एक अलग तमिलनाडु स्टेट है और हम लोग को पता है। तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा हम लोग पढ़ते हैं इनके बारे में। सो आई वॉज बॉर्न इन टू मिडिल क्लास तमिल फैमिली इन द आइलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम। है ना, ये क्या कहते हैं, सबसे पहले ये कहते हैं कि यहाँ पे पूरे अपने चाइल्डहुड लाइफ के बारे में बताते हैं कि इनका बचपना कैसे गुजरा, ये बचपन में कैसे थे, परिवार का लोग कैसे थे, और हर चीज को जो है अपने बचपना को जो है बताते हैं। आई वॉज बॉर्न इन टू मिडिल क्लास तमिल फैमिली, अंडरलाइन करना, ये जन्म लिए एक मिडिल क्लास तमिल फैमिली में। कई दफा आ जाता है कि कौन सा फैमिली में जन्म हुआ, तो मिडिल क्लास तमिल फैमिली। एक तो मिडिल क्लास, ज्यादा अपर क्लास में भी नहीं थे, मध्यम वर्ग के जो है मध्यम वर्ग के तमिल फैमिली में क्या होता है, इनका जन्म होता है इन द आइलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम। और इनका जन्म कहाँ पे होता है, तो रामेश्वरम एक टाउन है, एक जगह का नाम, एक आइलैंड है छोटा सा पानी से पूरा घिरा हुआ, जिस जगह का नाम है रामेश्वरम, इन द इरिस्ट वाइल मद्रास स्टेट। जो पहले प्रीवियसली जाना जाता था, इरिस्ट वाइल मतलब प्रीवियसली, पहले जाना जाता था मद्रास स्टेट के नाम से। माय फादर जैनुलुद्दीन, अंडरलाइन करो, कई दफा क्वेश्चन आता है कि एपीजे अब्दुल कलाम के पिता का नाम क्या है, सो जैनुलुद्दीन। एंड हैड नाइदर मच फॉर्मल एजुकेशन नॉर मच वेल्थ, यानी इनके पिता के पास जो है नाइदर मच फॉर्मल एजुकेशन, नहीं उनके पिता ज्यादा क्या किए थे, शिक्षा लिए थे, और नॉर मच वेल्थ, और नहीं ज्यादा उनके पास कोई धन था, ना उनके पास पैसा था ज्यादा, ना वो वेल्दी थे और नहीं वो उतना ज्यादा एजुकेटेड थे। लेकिन उसके बावजूद भी, डिस्पाइट दिस, इनके बावजूद भी, इस डिसएडवांटेज के बावजूद भी, ही पोजेस ग्रेट विनेट विजडम, अंडरलाइन करो। ओ ये ना उनके पास क्या था, एजुकेशन था प्रॉपर, ना उनको उनके पास ढेर सारा धन था, लेकिन उसके बावजूद भी, इन डिसएडवांटेजेस के बावजूद भी, ही पोजेस, ही इज रेफर्स टू हिज फादर, ये पोजेस करते थे, इनके अंदर था ग्रेट इनेट विजडम, एक बुद्धिमत्ता, एक बुद्धि था, समझदारी था, एंड ट्रू जेनरोसिटी ऑफ स्टेट, और बड़ा ही सीधा साधा और सिंपल इंसान थे। ट्रू जेनरोसिटी ऑफ स्पिरिट का मतलब होता है काफी एक आध्यात्मिक व्यक्ति थे, जो बड़ा ही, मतलब क्या बोलेंगे, सही चीजों, और ट्रू जेनरोसिटी यानी नहीं बोला जाता है, मतलब एक सिंपल और एक ट्रूथफुल इंसान जो कि एकदम सत्य, मतलब बात करता है, सही बात करता है ना, तो उस तरीके का जो है था। मतलब इनके पास शिक्षा और धन न होने के बावजूद भी इनका जो चरित्र था बड़ा ही उदार चरित्र था, और इसके साथ ही साथ बुद्धिमत्ता से भरा हुआ था। ही हैड एन आइडियल हेल्पमेट, हालांकि ही यहाँ पे रेफर किया जा रहा है इनके पिता को, कि इनके जो मेरे पिता है उनका एक आइडियल हेल्पमेट हुआ करती है इन माई मदर, जो कि मेरी माँ है, आसी अम्मा, अंडरलाइन करो। सो क्वेश्चन आता है कि उनके माँ का नाम क्या था, सो आसी अम्मा। आई डू नॉट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल शी फीड एवरी डे, बट आई एम क्वाइट सर्टेन दैट फार मोर आउटसाइडर एट विद अस देन ऑल द मेंबर्स ऑफ आवर ऑन फैमिली पुट टुगेदर। क्या कहता है, आई डू नॉट रिकॉल, मेरे को ठीक ठाक तरीके से याद नहीं है, द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल, यानी एक्यूरेट नंबर ऑफ पीपल मेरे को सही से याद नहीं है। शी फीड एवरी डे, शी इज रेफर्स टू माई मदर, है ना, यानी हिज मदर, इनके मदर को रेफर किया जा रहा है कि इनकी जो माँ है खिलाया करती थी। फीड
एवरी का मतलब होता है फीड, एवरी डे, हर दिन जो है बाहर वालों को खिलाया करती थी। बट आई एम क्वाइट सर्टेन दैट, बट इस बात से मेरे को पूरे तरीके से जो है निश्चित हूं कि फार मोर आउटसाइडर एट विथ अस, कि हम लोग के घर से तो ज्यादा बाहर वाले लोग हमारे साथ क्या करते थे, बैठ के खाया करते थे। एंड देन ऑल द मेंबर ऑफ आवर ओन फैमिली पुट टुगेदर, हम सभी लोग मिलकर खाते थे, बाहर वाले भी, बाहर वाले ज्यादा थे घर वाले से, लेकिन दोनों मिलकर एक साथ क्या करते थे, हम लोग खाया करते थे और हमारी माँ क्या करती थी, खिलाती थी। हाँ सही बात है कि एपीजे अब्दुल कलाम का जो फैमिली भी था ना, जॉइंट फैमिली था, तो बहुत बड़ा फैमिली था। और इकोनॉमिकली इनका कंडीशन ठीक नहीं था, क्योंकि इनके घर में कमाने वाले इनके पिता ही थे, जनरल भूलते, और उनके बहुत सारे बच्चे थे। एपीजे अब्दुल कलाम का ही तो कई सारे भाई हैं, है ना। तो यही कारण है कि उनका फैमिली भी जो है बहुत बड़ा था। ये सबसे छोटे थे, तो इसके कारण थोड़ा मान सम्मान, थोड़ा दुलार इनको किया जाता था। आगे क्या बोलते हैं, माई पेरेंट्स वर वाइडली रिगार्डेड एज एन आइडियल कपल। अच्छा, इनके जो पेरेंट्स थे सोसाइटी में जाने जाते थे एक आइडियल कपल के रूप में, एक आदर्शवादी पति पत्नी के रूप में, दंपत्ति के रूप में जो है जानी जाती हैं। माई मदर्स लीनेज वॉज द मोर डिस्टिंग्विश। अच्छा, यहाँ पे एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि मेरी जो माता का जो परिवार है ना, मतलब मेरे माता का जो लीनेज है, जो पूर्वज है ना, वॉज द मोर डिस्टिंग्विश, वो बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है, फेमस है। डिस्टिंग्विश मतलब फेमस है। वन ऑफ आवर फोरबियर, मेरी माँ का एक पूर्वजों को, हैविंग बीन bestowed द टाइटल ऑफ बहादुर बाय द ब्रिटिश, मतलब इनकी माँ के पूर्वजों को, फोर बियर्स मतलब उनके माँ के एंसेस्टर्स को, एक एंसेस्टर्स को, है ना, पूर्वजों को क्या दिया गया था, एक बेस्टोड यानी दिया गया था, द टाइटल ऑफ बहादुर, बहादुर का टाइटल दिया गया था बाय द ब्रिटिश। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि बहादुर की उपाधि किसको दिया गया था, तो इनके एपीजे अब्दुल कलाम के माँ के फोर बियर्स को, या माँ के लीनेज को, या एंसेस्टर्स को याद रखेंगे। और कौन सा टाइटल दिया गया था, तो बहादुर दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था, तो बाय द ब्रिटिश, यानी अंग्रेजों के द्वारा जो है बहादुर। और बहादुर की उपाधि क्या होता है, गैरेंट्री अवार्ड है, यानी जब कोई व्यक्ति क्या होता है, बहादुरता दिखाता है, साहस दिखाता है, निडर दिखाता है, तो उस टाइम पे क्या होता है, ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको जो है बहादुर की उपाधि से सम्मानित करते थे। आई वॉज वन ऑफ मेनी चिल्ड्रन। अच्छा, ये क्या कहते हैं, आई वॉज वन ऑफ मेनी चिल्ड्रन, उनके घर में तो बहुत सारे बच्चे थे, मैं उन बच्चों में एक था। अ शॉर्ट बॉय, दिखने में नाटा, थोड़ा शॉर्ट, थोड़ा कम कद का, नीचा कद का, विथ रेदर अनडिस्टिंग्विश लुक। और क्या था, एक तो क्या था, थोड़ा वो उनका कद थोड़ा छोटा था, और अनडिस्टिंग्विश लुक था। अनडिस्टिंग्विश मतलब अपने परिवार से बेमेल, अपने परिवार में किसी से उनका चेहरा नहीं मिलता था। अनडिस्टिंग्विश लुक था, एकदम तेरे नाम बाल झाड़ा करते थे, एकदम मतलब मस्त दिखते थे। सो ये कहते हैं शॉर्ट बॉय विथ रेदर अनडिस्टिंग्विश लुक्स, बॉर्न टू टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स। अच्छा, ये खुद भी एक शॉर्ट थे, शॉर्ट हाइट में थे, जो इनका चेहरा मोहरा था वो अपने इनके परिवार और इनके परिजनों से नहीं मिलता था, तो इसलिए इनको कहा गया कि एक तो शॉर्ट थे, दूसरे से अनडिस्टिंग्विश थे, यानी ये बेमेल थे, बाकी लोगों के चेहरा से इनका चेहरा नहीं मिलता था। और साथ ही साथ कहते हैं लेकिन पैदा हुए हैं किससे, टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स, लेकिन इनकी माँ और पिता दोनों ही क्या है, बहुत लंबे कद के हैं और बहुत हैंडसम है, लेकिन ये जो है छोटे कद के हो जाते हैं और थोड़े अनडिस्टिंग्विश जो लुक हो जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आ जाता है इनका, ये किससे पैदा लिए थे, टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स। We lived in our ancestral house। अच्छा, वी का मतलब होता है यहाँ पे, कहते हैं कि हम सभी लोग कहाँ पे रहते थे, अपने एंसेस्टर्स हाउस में, यानी पैतृक निवास में रहते थे। एंसेस्टर मतलब पूर्वजों का, मतलब पैतृक मतलब इनके पिता का जो दादाजी परदादाजी का घर था, उसी में लोग क्या करते थे, रहा करते थे। विच वॉज बिल्ट, जो कि बना था इन द मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी। अंडरलाइन करो, जो कि ये घर कब बना था, जिस पैतृक आवास में लोग रहा करते हैं सब लोग, वो घर मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी बना था, मिड ऑफ 19th सेंचुरी, याद रखना, है ना, अर्लियर नहीं और लेट नहीं, मिड ऑफ 19th सेंचुरी, यानी 19th सेंचुरी के मध्य भाग में बना है। इट वाज अ फेयरली लार्ज पक्का हाउस। अच्छा, घर कैसा है, तो घर के बारे में बताया जा रहा है कि एक बड़ा ही पक्का हाउस है, यानी ऐसा नहीं है कि मिट्टी का है, एकदम ईंट का बना हुआ एकदम पक्का हाउस है। मेड ऑफ लाइमस्टोन एंड ब्रिक, बता भी दिया गया है कि ये घर किससे बना है, तो एक तो लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर से बना है, और दूसरा ब्रिक, ब्रिक का मतलब होता है ईंट से बना हुआ है। ऑन द मॉस्क स्ट्रीट इन रामेश्वरम, जो कि बेसिकली क्या है, और ये घर कहाँ पे है एग्जैक्ट, ये जो रामेश्वरम स्ट्रीट में जो मॉस्क है, यानी कुल मिला के जो वहां पे मस्जिद है, उसी के पास जो है ये घर है। माय ऑस्ट्री फादर, मेरे संयमी पिताजी, यूज्ड टू अवॉइड ऑल इनएसेंशियल कंफर्ट्स एंड लग्जरी।
मतलब ये कहते हैं यहाँ पे कि मेरे पिताजी मेरे को, माई ऑस्ट्री फादर, मेरे जो संयमी पिताजी हैं, यूज टू अवॉइड, वो मना करते थे, ऑल इन एसेंशियल कंफर्ट्स, अच्छा याद रखना, इन एसेंशियल यानी जो अनावश्यक है, यानी जो जरूरत का नहीं है, उसको मना करते थे यूज करने के लिए, एंड अवॉइड कंफर्ट एंड लग्जरियस थे, यानी वो तमाम चीज जो बच्चा को क्या कर सकता है, बिगाड़ सकता है, उन चीजों को जो है इनके पिता क्या करते थे, मना करते थे और उनको यूज करने नहीं देते थे। हाउएवर, हालांकि ऑल नेसेसिटी वे प्रोवाइडेड, बट इसका ये मतलब नहीं कि कुछ देते ही नहीं थे, जो भी आवश्यक चीजें होती थी जो एक बच्चा को चाहिए तो वो चीज दिया करते थे, इन टर्म्स ऑफ फूड, खाना देते थे 3 टाइम का, मेडिसिन, मेडिसिन भी दिया करते थे, क्लोथिंग, कपड़ा भी दिया करते थे, बच्चा को जो कुछ भी रिक्वायरमेंट चाहिए है ना, वो सब कुछ मिलता था। लेकिन जो इनएसेंशियल चीज है, जिसको ना देने से भी चलेगा, तो उन चीजों को क्या करते थे, अवॉइड करते थे। और क्या बोल रहा है, इनफैक्ट यहां तक कि आई वुड से, मैं कह सकता हूं, माइंड वॉज अ वेरी सिक्योर चाइल्डहुड, अंडरलाइन करो, माइंड वॉज अ वेरी सिक्योर चाइल्डहुड। माइंड यहाँ पे रेफर्स किसको कहा गया है, इनके एपीजे अब्दुल कलाम को, कहते हैं मेरा जो चाइल्डहुड है ना, बड़ा ही सिक्योर, यानी बहुत ही एक ठीक ठाक तरीके से जो है गया है। मैटेरियली, मैटेरियली का मतलब क्या होता है, एक तरीके से देखा जाता है तो भौतिक तरीके से, यानी जितना भी जो चीज मेरे को चाहिए वो सब मिलता था, मटेरियल है ना, वॉट एवर मटेरियल इज नीडेड, वो सारा मटेरियल मेरे को मिलता था। मतलब ऐसा भी नहीं है कि मेरे को बहुत ज्यादा दुख में रखा गया था, हम जो मांगते थे नहीं देता था, ऐसा बात नहीं है, मिलता था। एंड इमोशनली का मतलब होता है भावनात्मक रूप से भी, एक तो मेरे को मेटेरियली भी उन लोगों ने बहुत सारा हेल्प किया जो कुछ मेरे को चाहिए, और इमोशनली तो मेरे साथ हमेशा क्या होते हैं, खड़े ही रहते हैं। आई नॉर्मली एट विथ माई मदर, अंडरलाइन करो, एपीजे अब्दुल कलाम जनरली वो किनके साथ बैठकर खाया करते थे, सो यहाँ पे कहते हैं कि आई नॉर्मली एट विथ माई मदर, मैं अपने माँ के साथ ही बैठकर जो है खाया करती हूँ, सिटिंग ऑन द फ्लोर ऑफ किचन, और किचन के फ्लोर के ऊपर जो है बैठकर जो है खाया करती हूँ। अंडरलाइन करो, कहाँ पे बैठ के खाते थे अपने माँ के साथ, ऑन द फ्लोर ऑफ किचन, यानी किचन का जो फ्लोर होता है उसके ऊपर ये बैठ के अपने माँ के साथ खाते थे। सी वुड प्लेस अ बनाना लीफ बिफोर मी, वो मेरे सामने क्या करती थी, केला का पत्ता जो है परोसती थी, ऑन विच, जिसके ऊपर, सी देन लेडल राइस, तब वो एक कलछुल क्या करती थी, राइस देती थी। एरोमेटिक सांबर, एरोमेटिक का मतलब होता है जो स्मेल हो, जिसमें थोड़ा एक सुगंध वाला हो, तो एरोमेटिक सांबर देती थी, एंड वेराइटी ऑफ शार्प, और कई तरीके की क्या तीखा वाला एकदम होममेड पिकल दिया करती थी, है ना, वेराइटी ऑफ शार्प होममेड पिकल एंड अ ड्रॉप ऑफ फ्रेश कोकोनट चटनी, और लास्ट में क्या होता है, एक चम्मच जो है जो नारियल का चटनी होता है ना, पूरा साउथ इंडियन तो ये लोग हैं ही, और पूरा साउथ इंडियन स्टाइल में जो है खाना ये लोग खाते थे। लेकिन साउथ इंडियन का खाना भी जो एक तरीके का सादा सादा रहता है, लेकिन एक चीज है उसमें क्या होता है, मसाला वगैरह नहीं रहता है, तेल मसाला एकदम वो लोग यूज नहीं करते, वो लोग तेल भी यूज करते तो कोकोनट ऑयल का तेल यूज करते हैं, छाछ का यूज कर लेते हैं। लेकिन नॉर्थ वाले ही लोग हैं कि जो भर भर के मसाला खाते हैं पूरे, जब तक एकदम नट्टी तक एकदम पूरा तेल ना दिखे तब तक तो मजा ही नहीं आता है, तब तो रंग वैसा ना है तब तक तो मजा ही नहीं आता है, ऐसा जान लो। इसीलिए नॉर्थन पीपल जब साउथ में जाते हैं तो 1-2 दिन के बाद के बाद सफर करने लगते हैं यार, खाना को लेकर जो है बहुत बहुत, मतलब क्या बोलेंगे, बोले हर खाना में थोड़ा बहुत मीठा डाल देगा, हल्का थोड़ा खट्टा डाल देगा, यही सारा कुछ होगा। मतलब वहां पे लोग उतना झाल भी नहीं खाते हैं, हाँ हर चीज ध्यान दो। द शिवा टेम्पल विच मेड रामेश्वरम सो फेमस टू पिलग्रिम, अंडरलाइन करो, व्हाई रामेश्वरम इज फेमस, क्वेश्चन आएगा कि रामेश्वरम क्यों फेमस है। सो द शिवा टेम्पल, शिव टेम्पल वहां पे है जिसके कारण रामेश्वरम फेमस है टू पिलग्रिम्स, किसके लिए फेमस है, तो तीर्थयात्रियों के लिए जो है फेमस है, क्योंकि वो एक शिवा टेम्पल है जहाँ पे शिव जी का मंदिर है जो कि बहुत ही फेमस और बहुत ही ज्यादा जो है जागृति मंदिर है। वॉज अबाउट 10 मिनट वॉक फ्रॉम आवर हाउस, जो हमारे घर से जो है कितना मिनट की दूरी पे है, 10 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस। याद रखना, रामेश्वरम यानी शिवा टेम्पल जो है जिसके लिए रामेश्वरम जाना जाता है, वो एपीजे अब्दुल कलाम के घर से कितना मिनट की दूरी पे है, 10 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस, यानी पैदल 10 मिनट की दूरी पे है। और क्या बोलते हैं कि आवर लोकेलिटी वाज प्रीडोमिनेंटली मुस्लिम, यहाँ पे एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि जिस जगह पे हम लोग रहा करते हैं ना, वो जगहों पे ज्यादातर जो है मुस्लिम कम्युनिटी ही रहा करती है, यानी मेजोरिटी ऑफ पीपल क्या है, मुस्लिम ही है। बट लेकिन देयर वेयर क्वाइट a lot of हिंदू फैमिली टू, बट यहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी ज्यादा रहने के बावजूद भी यहाँ पे बहुत सारे क्या है,
हिंदू परिवारें भी जो है रहा करती थी। एंड लिव एमिकेबली, यानी बड़े अच्छे से रहा करती हैं विद देयर मुस्लिम नेबर्स, यानी अपने मुस्लिम पड़ोसियों के साथ जो है एकदम मिलजुल कर अच्छे से रहा करती हैं। ऐसा बात नहीं है कि मुस्लिम है तो उनको दिक्कत होता था, नहीं, बहुत अच्छे से भाईचारे की भावना और यूनिटी के साथ जो है वहां पे अपने पड़ोसियों के साथ ये लोग हिंदू फैमिली भी रहा करते थे। एंड देयर वाज अ वेरी ओल्ड मॉस्क इन आवर लोकेलिटी, और कहते हैं देखो उस टाइम पे लोग कितना अच्छे से रहते थे, क्या उस समय मुस्लिम नहीं थे ना, बट वही बात है आज के टाइम पे जो है काफी ज्यादा दंगा ये तमाम चीज तो करता एक जन है लेकिन पूरा बदनाम होता है कौम, वही बात है। अब वहां पे लड़की मार के नीला ड्रम में भर देती है, इसके बाद पूरा लड़की बदनाम हो जाता है, लड़की समाज। तो वही बात है, करता हर समाज में हर कम्युनिटी में कोई ना कोई जो है ऐसे अनैतिक और असामाजिक तत्व होते हैं जो लोग ये तमाम चीज करते हैं, लेकिन उसके बाद पूरा का पूरा कौम बदनाम होता है। तो ये चीज यहाँ पे भी बताया जा रहा है कि ठीक वैसा ही था, वो लोग बड़े अच्छे से रहा करते थे। देयर वाज अ वेरी ओल्ड मॉस्क इन आवर लोकेलिटी, हमारे मोहल्ला में जो है क्या होता था, एक बहुत पुराना जो है मस्जिद हुआ करता था। वेयर माय फादर वुड टेक मी, जहां पे मेरे पिता मेरे को ले जाते थे फॉर इवनिंग प्रेयर, अंडरलाइन करो, है ना। इनके लोकेलिटी में बगल में जो मॉस्क होता था, उनके पिता क्या करते थे, इनको ले जाते थे इवनिंग प्रेयर में। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि इनके पिता इनको किस प्रेयर में ले जाते थे, तो इवनिंग प्रेयर, इन शाम वाला जो वहां पे अजान होता है उसमें जो है ले जाते हैं। आगे देखो, आई हैड नॉट द फैंटेस्ट आइडिया ऑफ द मीनिंग ऑफ अरबिक प्रेयर, क्या बोलते हैं, आई हैड नॉट द फैंटेस्ट आइडिया। फैंटेस्ट आइडिया मतलब मेरे को अच्छे से जो है मतलब क्या बोलेंगे अरबिक, आई हैड नॉट द फैंटेस्ट, यानी फैंटेस्ट का मतलब होता है प्रॉपर आइडिया नहीं है मेरे को। हाँ अच्छा, एक मिनट, हो जाएगा, हम कर देंगे, ठीक है, पढ़ा लेते हैं तो फिर कर देते। हाँ ठीक है अंकल, ठीक है, कल आएंगे ना आप, हाँ ठीक। देखो ध्यान दो, बात नहीं करो, क्या यहाँ पे बता रहे हैं, सो यहाँ पे वही बता रहे थे कि आई हैव नॉट द फैंटेस्ट आइडिया ऑफ मीनिंग ऑफ अरबिक प्रेयर चांटेड, यानी जब ये क्या करते हैं इस उम्र में, जब वो इवनिंग प्रेयर में जाते हैं, तो ये तो बच्चा ही रहते हैं उतना, तो ये कहते हैं कि मेरे को ठीक ठाक आइडिया नहीं है कि अरबिक प्रेयर का मतलब क्या होता था, यानी जो लोग वो अजान कर रहे थे वो क्या कर रहे थे, उसका मतलब क्या होता है मेरे को ठीक ठाक तरीके से पता नहीं है। चांटेड मतलब जो लोग चांट कर रहे थे, बट आई वॉज टोटली कन्विंस्ड दैट, लेकिन मैं इस बात से पूरे तरीके से सहमत था, पूरे तरीके से, दैट कि दे रीच्ड गॉड, उनकी जो बातें हैं वो कहां पहुंचती है, भगवान तक पहुंचती है। When my father came out of the mosque after the prayers, अच्छा, जब इनके पिता क्या करते थे, मॉस्क मस्जिद से बाहर निकलते थे प्रेयर करने के बाद, पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन, अलग अलग धर्म के लोग क्या करते थे, वुड बी सिटिंग आउटसाइड, वो मस्जिद के बाहर बैठे रहते थे इनके पिता के इंतजार में, एंड वेटिंग फॉर हिम इज रेफर्स टू हिज फादर, इनके पिता का क्या करते थे, वेट करते थे। मेनी ऑफ देम ऑफर्ड बॉल्स ऑफ वाटर टू माय फादर, उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो इनके पिता को क्या करते हैं, एक कचौड़ी में जो है पानी लेकर क्या करते हैं, ऑफर करते हैं, एंड हु वुड डीप हिज फिंगर टिप इन देम, और उसमें वो क्या करते हैं मेरे पिता, उसमें हाथ को क्या करते हैं, डुबाते हैं, एंड से अ प्रेयर, और कुछ क्या करते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, उच्चारण करते हैं, एंड दिस वाटर वाज देन कैरिड होम फॉर इनवैलिड्स, और उसके बाद जो है उन वाटर को जो है वो लोग, जो लोग इनवैलिड्स है, यानी जो बीमार है ना, उनको जो है उनके घर ले जाया जाता है, एंड मतलब वो बीमार को पिलाने के लिए उनके घर ले जाया जाता है। देखोगे बहुत सारे मस्जिद में अभी भी होता है, लोग जाते हैं पानी उन्हें फुकवा के ले आते हैं पीने के लिए, जो लोग को थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है ना। I also remember people visiting our home to offer thanks after being cured. मतलब यहाँ पे बता रहे हैं कि मेरे को ये भी पता है, मेरे को ये भी याद है कि people visiting our home, मेरे बहुत सारे लोग तो हमारे क्या होते हैं, घर पे आते हैं, विजिट करते हैं, to offer thanks, क्या कहने के लिए, धन्यवाद देने के लिए, after being cured,
यानी जब वो ठीक हो जाते हैं इनवैलिड्स, तो इनके पिता को आते थे और उनको धन्यवाद कहते थे कि आपके कारण मेरा बेटा या बेटी तो ठीक हो गई। फादर ऑलवेज स्माइल, तो पिता क्या रिएक्ट करते थे? फादर हमेशा थोड़ा सा मुस्कुराते थे एंड आज देम, और उनको कहते थे तो थैंक अल्लाह द मर्सीफुल, मेरे को थैंक यू नहीं कीजिए, अल्लाह को थैंक यू कीजिए, क्योंकि अल्लाह ही क्या है? मर्सीफुल है। वो सभी को क्या करता है? दया, दया भार है, हमेशा सभी के ऊपर क्या करता है? दया और कृपा रखता है। द हाईएस्ट प्रीस्ट ऑफ रामेश्वरम टेम्पल, पक्षी लक्ष्मणा शास्त्री, अंडरलाइन करो। यहां पे बताया जा रहा है हाईएस्ट, हाई प्रीस्ट का मतलब होता है रामेश्वरम टेम्पल का सबसे उच्चतम, उच्च जो पुजारी है ना, जो पूजा पाठ करता है रामेश्वरम टेम्पल में, जिनका नाम था पक्षी लक्ष्मणा शास्त्री। कई दफा क्वेश्चन पूछ दिया गया है कि पक्षी लक्ष्मणा शास्त्री कौन है। सो द हाई प्रीस्ट ऑफ रामेश्वरम टेम्पल वाज अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माय फादर, जो क्या है? मेरे पिता के सबसे करीबी मित्र हैं। तो इनके पिता के करीबी मित्र कौन है? रामेश्वरम टेम्पल का जो प्रिस्ट है। यानी सोचो कितना ब्रदरहुड है, ये एक इस्लाम, वो एक हिंदू, लेकिन दोनों ही रिलीजियस लीडर एक दूसरे से क्या है? बड़ा एक अच्छा गहरा दोस्ती है। वन ऑफ मोस्ट विविड मेमोरी ऑफ माय अर्ली चाइल्डहुड, अच्छा वो जो तमाम जो मेमोरी है जो मेरा चाइल्डहुड का, बचपना का, वो शायद एक धुधला जो मेरा मेमोरी है, विविड मेमोरी मतलब जो धुधला गया है मेमोरी, इज ऑफ द टू मैन, जहां पे दो मैन ईच इन ट्रेडिशनल अटायर, दोनों अपने अपने अटायर में है ना, वो अपना अटायर में, ये अपना भगवा में, वो अपना पूरा सादा और ऊपर टोपी, एंड डिस्कसिंग स्पिरिचुअल मैटर्स, और क्या करते हैं? आकर जो है आध्यात्मिक बातों के ऊपर चर्चा करते हैं, है ना। सो एक टाइम था उस टाइम पे when I was old enough to ask question, अच्छा मैं इतना उम्र मेरा हो गया था कि मैं ये सवाल जो है पूछ सकूं। I asked my father, अच्छा ये अपने पिता से एक सवाल पूछते हैं अबाउट द रिलीवेंस ऑफ प्रेयर। ये जो आप लोग प्रेयर करते हो, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एंड व्हाट इज द रिलीवेंस ऑफ द प्रेयर, यानी आप ये जो तमाम अजान वगैरह या प्रार्थना वगैरह करते हैं हम लोग, इसका क्या मतलब बनता है? इसका कुछ रिलीवेंट है? यानी क्या इसका कोई मतलब है? इसका कोई इंपॉर्टेंस है? तो ये सवाल पूछ लेते हैं अपने पिता से, क्योंकि वो जाते हैं रोज रोज जाते हैं, रोज रोज यही अरबिक प्रेयर होता है, तो एक दिन पूछ देते हैं कि जो आप लोग प्रेयर करते हैं इसका क्या रिलीवेंस है, यानी व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रेयर। माय फादर टोल्ड मी, और तब मेरे पिता जो है मेरे को कहते हैं, देयर वाज नथिंग मिस्टीरियस अबाउट प्रेयर, कोई रहस्यमय बात नहीं है प्रेयर में, यानी प्रार्थना में कोई ऐसा कोई बात नहीं है जो किसी को नहीं पता या कोई बहुत बड़ा बात है, ऐसा कोई मिस्टीरियस बात नहीं है। Rather, prayer made possible a communion of the spirit between people. प्रेयर तो जस्ट क्या करता है? दो दिलों को क्या करता है? जोड़ने का काम करता है। दो स्पिरिट को क्या करता है? एक लाने का काम करता है। यानी प्रेयर मेड पॉसिबल अ कम्युनियन ऑफ स्पिरिट बिटवीन पीपल। प्रेयर एक ऐसा चीज है जो लोगों को क्या करता है? प्रभु के साथ क्या करता है? उनको ध्यान लगाने में हेल्प करता है प्रभु के साथ, और लोगों को एक तरीके का क्या बोलेंगे? कम्युनियन ऑफ स्पिरिट, लोगों को जोड़ने का काम करता है। व्हेन यू प्रे, जब आप प्रे करते हो, he said, यानी पिता कहते हैं जब आप प्रे करते हो, जब हम लोग प्रार्थना करते हैं, तो यू ट्रांसेंड योर बॉडी, यू ट्रांसेंड योर बॉडी एंड बिकम अ पार्ट ऑफ कॉस्मोस। तो उसके बाद क्या होता है? आपका जो बॉडी होता है, जो सोल होता है, वो किसका पार्ट बन जाता है? कॉस्मस का। कॉस्मस का मतलब होता है ब्रह्मांड का, which knows no division of it। और ब्रह्मांड नहीं जानता है कि तुम्हारे पास पैसा कितना है, तुम किस बैकग्राउंड से आते हो, उसमें वहां पे एज में नहीं पूछा जाता है कि आपका एज क्या है, ओल्ड हो कि यंग हो, कास्ट कौन सा है, ये भी नहीं पूछा जाता है। क्रीड, यानी ब्रह्मांड कोई भी क्या करता है? डिवीजन नहीं करता है। तो जब व्यक्ति क्या होता है, किसी दिल से प्रार्थना करता है, तो उस टाइम पे क्या होता है? जब वो परमात्मा के भक्ति में लीन हो जाता है, तो उसका जो सोल होता है वो एक्चुअली कॉस्मोस का पार्ट बन जाता है, और वहां पे उस टाइम पे वो भूल जाता है उस टाइम पे जो है कि वो किस कास्ट से है, किस एज से है, किस रिलीजियन से है ना। तो यही चीज होता है। मतलब कुल मिला के प्रेयर हेल्प करता है गॉड के साथ एक कनेक्शन, एक इंटरनल कनेक्शन जो है, कनेक्ट करने में, सोल को जो है परमात्मा से कनेक्ट करने में हेल्प करता है। आगे क्या बोलते हैं? माई फादर कुड कॉन्वे कॉम्प्लेक्स स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट इन अ वेरी सिंपल डाउन टू अर्थ में। ये कहते हैं मेरे जो पिता है ना, कुड कन्वे कॉम्प्लेक्स स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट। ये जो आध्यात्मिक जो कॉन्सेप्ट होता है, आध्यात्मिक जो बातें होती है, वो बहुत ही ज्यादा क्या होता है? कॉम्प्लेक्स होता है, बड़ा टेढ़ा होता है, बड़ा कठिन होता है। कैसे? संस्कृत में जो उच्चारण होता है कितना कठिन होता है, संस्कृत में कई सारा ये होता है, मतलब
ट्रेडिशंस होता है, रूल्स रेगुलेशन होता है, बहुत टफ होता है, समझना बड़ा मुश्किल होता है। तो बोलते मेरे पिता जो है ना, इस स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट जो कि इतना कॉम्प्लिकेटेड है, इसको भी बड़ा सिंपल डाउन टू अर्थ तमिल, इसको एक साधारण और हमारे लोकल लैंग्वेज में क्या करते हैं, हम लोग को सिंपल में बता देते हैं। ही वंस टोल्ड मी, एक बार मेरे पिता मेरे को कहे थे, इन इज ऑन टाइम, एक ही समय होता है, इन इज ऑन प्लेस, एक ही जगह होता है, इन व्हाट ही रियली इज, तुम क्या हो तुमको पता चलता है, एंड इन द स्टेज ही हैज रीच्ड गुड और बैड, और उस टाइम पे आप जो है इस जगह पे पहुंच जाते हो जहां पे आप एनालिसिस कर सकते हो कि सही क्या है गलत क्या है। एवरी ह्यूमन बीइंग इज इन स्पेसिफिक एलिमेंट, इनके पिता का कहना था कि हर इंसान क्या होता है, एक स्पेसिफिक एलिमेंट होता है, एक विशिष्ट प्राणी होता है, एक विशिष्ट मानव होता है, विद इन द होल ऑफ मैनिफेस्ट डिवाइन बीइंग। और क्या होता है, वो भी कुछ ना कुछ जो है डिवाइन बीइंग यानी कुछ ना कुछ दैवीय शक्ति लेकर क्या होता है, जन्म लेता है। सो व्हाई बी अफ्रेड ऑफ डिफिकल्टी, तो सब हम जानते हैं कि सब हम लोग के अंदर कुछ ना कुछ गुण है, सबका सब डिवाइनिटी से ही ऑर्गेन हुए हैं, दैवीय मतलब दैवी और गॉड से ही ऑर्गेनेटेड हुए हैं। सो व्हाई बी अफ्रेड ऑफ डिफिकल्टी, हम क्यों कठिनाइयों के सामने क्या करते हैं, हम लोग डर जाते हैं, है ना। सफरिंग, हम लोग जब सफर कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे हम लोग डर जाते हैं, प्रॉब्लम्स परेशानियों से हम लोग काफी ज्यादा पीछे हट जाते हैं। व्हेन ट्रबल्स कम, जब भी परेशानियां आती है, ट्राई टू अंडरस्टैंड द रिलेवेंस ऑफ योर सफरिंग, जब भी आपके पास कोई परेशानी आता है तो बगैर भागने का और बगैर गिव अप करने का आपको ये सोचना चाहिए कि परेशानी क्यों आई है, ये परेशानी आने का कारण क्या है। तो आपको ये समझना चाहिए कि व्हाट इज द रिलीवेंस ऑफ योर सफरिंग, यानी ये सफरिंग का मेन कारण क्या है। अगर आपको फीवर हुआ है तो कुछ ना कुछ तो कारण होगा, तब ना हुआ है। बिना ये सोचे आप यही सोचे भगवान हमको फीवर काहे देता है, तो ऐसा नहीं ना होता। अब दिन भर रोने गाने से फीवर कम थोड़े हुआ, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि क्यों हुआ है, क्यों हुआ है, तो देन उसके बाद आपको जाना पड़ेगा वहां पे, उन तमाम चीजों को बरतना पड़ेगा जिससे कि वो ना बढ़े, कम हो। तो वही बताया कि बिना ये समझे इंसान इस बात पे करने लगता है कि भगवान हमको ही दुख काहे दिए। अरे भैया तुम्हारे पास तो इतना रेशनैलिटी है कि तुम इन चीजों को समझ सकते हो कि भैया कोई चीज अगर प्रॉब्लम आता है तो कुछ ना कुछ कारण से आता है। और क्या बोल रहे हैं, एडवर्सिटी ऑलवेज प्रेजेंट अपॉर्चुनिटी फॉर इंट्रोस्पेक्शंस। अच्छा, जो एडवर्सिटी होता है यानी जो हार्डशिप होता है वो हमेशा क्या करता है, प्रेजेंट अपॉर्चुनिटी, है ना। मतलब जो भी कभी भी जो दुख आता है ना जब, तो हमेशा आपको क्या लेकर आता है, दुख के साथ ही क्या आता है, एक अपॉर्चुनिटी भी आता है फॉर इंट्रोस्पेक्शन, जहां पे आप अपने आप को आत्ममंथन करते हो कि चीजें क्या है, क्यों हो रही है, तमाम चीजों को, है ना। तो यही बता रहे हैं कि देखो हर एक अपॉर्चुनिटी अपने हर एक जो दुख है अपने साथ क्या लेकर आता है, अपॉर्चुनिटीज लेकर आता है। लेकिन दिक्कत ये है कि उस अपॉर्चुनिटी को हम लोग क्या करते हैं, समझते नहीं है और दुख का ही गाना गाते हैं। दुख भी इसलिए आता है कि तुम सहन कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, तुमको वो अपॉर्चुनिटी पाने के लिए जो है तुमको इतना भार तो समझना पड़ेगा, है ना। तो जो भी बड़े लोग अगर हुए हैं, अगर अच्छा कहीं जगह पे हैं, तो सबसे बड़ा बात है उन्होंने दुखों को झेला है, संघर्षों को झेला है। ऐसा थोड़ी है वो वहां पे चले गए उनको दुख नहीं होता, उनको प्रॉब्लम्स नहीं होता, उनके लाइफ में टेंशन नहीं, सबके जीवन में टेंशन है, लेकिन चीजों को आपको हैंडल करना पड़ता है, ओवरकम करना पड़ता है, तब तो उन चीजों को आप अपॉर्चुनिटी में बदल पाते हो। तो वही बताया गया, दुख एक अपॉर्चुनिटी के रूप में आता है, बट वही बात है हम लोग उसका रोना गाना करने लगते हैं, है ना। बट दुख हमेशा जो है आपको अपॉर्चुनिटी लेकर आता है। Why don't you say this to the people who come to you for help and advice? तो इनके एपिसोड को हम कह देते हैं, जो हमको ये तमाम बात कह रहे हैं, आप उन लोगों को क्यों नहीं कहते जो लोग आपसे आते हैं सहायता मांगने या एडवाइस मांगने, उन लोगों को भी कह दो कि भाई तुम खुद ही कैपेबल हो इन चीजों को समझने के लिए, तो मेरे पास क्यों नहीं आते हो। आई आस्क्ड माय फादर, ये अपने पापा से पूछ देते हैं। He put his hand on my shoulder and looked straight into my eyes. इनके पिता क्या करते हैं, इनके कंधों पे हाथ रखते हैं और इनके आंखों में देखने लगते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड, मानो ऐसा है कि जांच रहे हैं। एंड फॉर क्वाइट सम टाइम ही सेड नथिंग, और कुछ समय तक तो मेरे कंधा पे हाथ देकर मेरे आंखों में देखते ही रह गए, और एज इफ ही वाज जजिंग माय कैपेसिटी टू कंपेयर हिज वर्ड्स, ऐसा लगता था कि ये इन जो मैंने उनसे सवाल पूछा, इस सवालों को जो है वो क्या कर रहे हैं, जज कर रहे हैं कि इतना कैपेसिटी इसके पास आ गया, मतलब ये बोलने का मतलब ये समझ रहा है कि नहीं, जो पूछ रहा है वर्ड्स, जो ये ही वाज जजिंग माय कैपेसिटी टू कॉम्प्रिहेंड हिज वर्ड्स, यानी मेरे जो कैपेसिटी है उसको मेरे शब्दों से वो जोड़कर देखना चाहते हैं कि सचमुच ये कहा है कि अचानक ये मुंह से निकल गया इसका।
देन ही आंसर्ड इन अ लो डीप वॉइस, तब जाकर वो क्या करते हैं, आंसर देते हैं हल्का डीप वॉइस में, गहरा वॉइस में। इज आंसर फिल्ड मी विथ स्ट्रेंज एनर्जी एंड एंथुसियाज्म। पिता के द्वारा दिया गया जो आंसर है एपीजे अब्दुल कलाम को क्या करता है, एक स्ट्रेंज एनर्जी, एक बहुत बहुत स्ट्रेंज एनर्जी से इनको क्या करता है, भर देता है, एंड एंथुसियाज्म और जोश से इनको क्या करता है, भर देता है। व्हेनेवर ह्यूमन बीइंग फाइंड देमसेल्फ अलोन एज अ नेचुरल रिएक्शन दे स्टार्ट लुकिंग फॉर कंपनी। इनके पिता क्या कहते हैं, जब कभी व्यक्ति क्या होता है, जब वो अपने आप को अकेला पाता है, ध्यान समझना, व्हेनेवर ह्यूमन बीइंग फाइंड देमसेल्फ अलोन, जब कोई इंसान अपने आप को अकेला पाता है ना, एज अ नेचुरल रिएक्शन, एक प्राकृतिक प्रक्रिया होती है। क्या प्रक्रिया होती है, दे स्टार्ट लुकिंग फॉर कंपनी। वो क्या करता है, कंपनी जो है देखना शुरू कर देता है, ढूंढना शुरू कर देता है कि यार कोई रहता जो इस दुख में, भले मेरा क्या करता है, दुख को कम नहीं करता, लेकिन वो मेरे साथ रहता तो मेरे को थोड़ा क्या होता, हिम्मत रहता। देखो कई दफा जो है लोग परेशान रहते हैं, अगर वो चीजों को अच्छे से समझे तो परेशानी से निकल सकते हैं, लेकिन वो दूसरे के पास जाते हैं और उनके पास जाकर अपना बात कहते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि चलो वो कुछ कहेंगे तो उससे उनको कॉन्फिडेंस मिलता है। तो वही यहाँ पे बात कहते हैं कि देखो एक नेचुरल रिएक्शन होता है कि जब इंसान अकेला रहता है ना और अकेला दुखों को सामना कर रहा होता है ना, तो उसका नेचुरल रिएक्शन होता है कि वो कोई कंपनी ढूंढता है, कि जो कोई उसके साथ मिल जाए, जो उसका बात सुने, जो उसको समझाए, है ना, जो अक्सर, लेकिन लड़का लोग का तो हुए है, जब कट जाता है तब आता है बात करने। हाँ, दो तीन में मेरा दोस्त है, इसे एकदम कुछ नहीं बात करेगा, कुछ नहीं बोलेगा, और जब कुछ हो जाएगा तब आएगा, पता है भाई ऐसा ऐसा हो गया, तो बोले, तो उस टाइम पे हमको बोला था, अब हमको क्या बोल रहा है। कहने का मतलब यही बात है कि एक नेचुरल रिएक्शन होता है कि जब व्यक्ति अकेला होता है और तमाम चीजें उसके जीवन में चल रही होती है, तो हमेशा खोजता है कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो मेरी बातों को सुने। हमको पता है वो ज्यादा सॉल्व नहीं करेगा, हम थोड़ी सॉल्व कर देंगे, लेकिन कुछ चीजों को है कि चलो हम उसको कुछ हौसला देंगे, कोई बात नहीं, आगे बढ़ आगे बढ़। तो कई दफा ऐसा होता है। आगे देखो, whenever they are in trouble, है ना, जब कभी क्या होता है, whenever they are in trouble, जब कोई व्यक्ति क्या होता है, ट्रबल में होता है, यानी बहुत ज्यादा परेशानी में होता है, दे लुक फॉर समवन टू हेल्प हिम, वो हमेशा कोशिश करता है, सुनो भाई, वो हमेशा कोशिश करता है, लुक फॉर समवन टू हेल्प देम, यानी वो हमेशा उन लोगों को खोजता है जो उनको क्या कर सके, हेल्प कर सकते इस सिचुएशन में। व्हेनेवर दे रीच एन इम्पास, और जब क्या होता है कि ऐसा सिचुएशन में पहुंच जाते हैं जहां से ना कोई आगे बढ़ पाते हैं ना वो पीछे हो पाते हैं, सो दे लुक टू समवन टू शो देम द वे आउट, तो वो तलाश करने लगते हैं कि कोई ऐसा इंसान है जो मेरे को रास्ता दिखाए, है ना, कि यहाँ से कैसे निकलना है। एवरी रिकरेंट, कई बार जीवन में एक क्या बोलेंगे, एक इंसान अपलिफ्ट करने वाला भी होना चाहिए। जब इंसान को नहीं समझ में आता कि क्या करे क्या नहीं करे, तो वहां पे कोई इंसान आता है जो आपको क्या करता है, थोड़ा अपलिफ्ट कर देता है, पुश कर देता है, और वहां से आप अपने जीवन में आगे बढ़ जाते हो। यही कारण है कि नेचुरल रिएक्शन होता है। एवरी रिकरेंट एंग्विश, लॉन्गिंग, डिजायर फाइंड इट्स ऑन स्पेशल हेल्पर। देखो भाई, जो भी व्यक्ति क्या होता है, काफी डिस्ट्रेस में रहता है, सैडनेस में रहता है ना, बहुत ज्यादा परेशान रहता है, तो हमेशा ऑन स्पेशल हेल्पर, है ना, वो हमेशा अपना खोजता है कि कोई स्पेशल हेल्पर हो जो क्या करे, इस सिचुएशन से उसको निकाले, है ना। फॉर द पीपल हु कम टू मी इन डिस्ट्रेस, क्या बोलते हैं इनके पिता, कहते हैं जो लोग मेरे पास आते हैं अपनी परेशानी में, आई एम बट अ गो बिटवीन इन देयर एफर्ट टू propitiate demonic forces with prayer and offering। बोलते मैं बस उनका एक जरिया बनता हूँ, जो उनको क्या करता हूँ, एक उनके रास्ते और उनके समस्या और उनके बीच में मैं खड़ा रहता हूँ, जिससे उनको हौसला मिलता है, एक डेमोनिक फोर्स मिलता है, और मैं प्रेयर करता हूँ तो उनको लगता है कि अब तो ठीक हो जाएगा। देखो कई दफा ऐसा होता है, देखो कई दफा इंसान साइकोलॉजिकली बीमार रहता है, मेंटली बीमार रहता है, हालांकि उसको कुछ हुआ नहीं है, लेकिन वो मेंटली इतना सोच लिया तो बीमार है। कोई व्यक्ति अगर अच्छे से उसको अगर बता दे, समझा दे, जैसे हम लोग थोड़ा बहुत भी अगर टेंशन होता है और जाता है इंसान डॉक्टर के पास, और डॉक्टर लिख के प्रिस्क्रिप्शन और बोलता है दवाई खा लीजिएगा ठीक हो जाएगा, तो कॉन्फिडेंस आता है कि भाई अब ठीक हो जाए। तो तुम्हारा माइंड ही सब कुछ कर रहा है। तो कुल मिलाकर यहाँ से फिट होना बहुत जरूरी है। तो ये कहते हैं, मेरे पिता इनका कहते हैं कि मेरा बस काम यही होता है कि जो लोग दुख में आते हैं ना, मैं उनके दुख और उनके बीच में खड़ा हो जाता हूँ और उनको कुछ प्रेयर कर देता हूँ, जो उनको क्या देता है, एक हौसला देता है, अब तो ठीक हो जाएगा, अब तो इनके पास आ गए ठीक हो जाएगा। कई दफा ऐसा होता है ना,
दो, दिस इज नॉट अ करेक्ट अप्रोच एट ऑल। हालांकि ये कोई सही अप्रोच नहीं है, सो नेवर बी फॉलोड, इसको नहीं फॉलो करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम आके कुछ भी बक देंगे तो ठीक हो जाएगा, लेकिन कुल मिला के लोग को एक तरह क्या होता है, उस दुख से लड़ने का थोड़ा हौसला मिल जाता है ना। दवाई काम करता है 5%, लेकिन जो काम करता है तो 95% आपका मेंटली। आप अब मेंटली आधा आपका बोझ खत्म हो गया कि चलो डॉक्टर के पास गए, दिखा लिए, नहीं आप ठीक हो जाएंगे। और जब तक डॉक्टर के पास नहीं रहते हो तब तक लगता है नहीं बढ़ते जा रहा है, तो आप और मेंटली ये हो जाते हो। तो यही है साइकोलॉजिकली चीज। तो डॉक्टर भी बोलता है, सबसे बड़ा बात होता है आपके मन से हार और जीत। मेरे से क्या होगा, मन तो एक जड़िया है जो आपको जस्ट थोड़ा हेल्प कर रहे हैं, लेकिन ये चीज जो है आपको सोचना पड़ेगा। इसलिए देखो जो कैंसर के जो मरीज होते हैं उनको सबसे बड़ा बात बोलता है हिम्मत। आप अगर मेंटली स्ट्रांग हो तो लड़ लोगे, लेकिन अगर आप कितना भी आपका एकदम है भी नहीं, लेकिन अगर आप मेंटली स्ट्रांग नहीं हो तो आप बहुत ज्यादा परेशान हो सकते हो। मतलब बोलते हैं ना, माइंड ही सब कुछ करवाता है। माइंड ही तुमको क्या करेगा, तुम्हारा कितना भी दुख हो, लेकिन माइंड अगर तुमको कह रहा है कि नहीं तुम कर लोगे तो कर लोगे। और अगर थोड़ा भी प्रॉब्लम हो कि छोड़ दे, नहीं करते, माइंड अगर तुमको डिमोटिवेट कर रहा है तो फिर कुछ नहीं हो सकता है। वही बात है, डॉक्टर फॉक्टर कुछ नहीं कर सकते। वन मस्ट अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन फियर रिडन विजन ऑफ डेस्टिनी एंड विजन that enable us to seek the enemy of fulfillment within ourselves। एक व्यक्ति को हमेशा डिफरेंस समझना चाहिए एक फियर रिडन विजन का। फियर रिडन का मतलब होता है जो डर है, विजन ऑफ डेस्टिनी यानी जिस डेस्टिनी तक पहुंचना है उसके प्रति डर, एंड द विजन दैट इनेबल अस टू सीक द एनिमी ऑफ फुलफिलमेंट। और एक विजन जो एक नजरिया जो हम लोग को क्या करता है, ये इनेबल करवाता है टू सीक द एनिमी ऑफ फुलफिलमेंट विद इन आवरसेल्फ, कि हम लोग अपने आप से क्या कर सके, इतना कॉन्फिडेंट रहे, ताकतवर रहे कि चीजों को हम लोग क्या कर सके, खुद ही आवरसेल्फ हम लोग खुद ही क्या करें, उन एनिमी को और हमारे जो दुश्मन है उसको क्या कर सके, हरा पाए। आई रिमेंबर माई फादर स्टार्टिंग इज डे 4 AM। देखो इनका ये कहते हैं कि एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि मेरे को आज भी पता है कि मेरे पिता जो है उनका दिन का शुरुआत भोर में सुबह सुबह 4 बजे होता था। और कैसे होता था, बाय रीडिंग द नमाज बिफोर डाउन, है ना। वो उतरने से पहले बेड से जो है, पहले वो क्या करते थे, नमाज पढ़ते थे और तब उतरते थे। एंड आफ्टर द नमाज, और नमाज पढ़ने के बाद he used to walk down to small coconut grove। तो उसके बाद नमाज पढ़ने के बाद वो छोटा सा कोकोनट जो बगीचा है वहां पे जाते हैं। वी ऑन, जो कि हम लोग का है ना, अबाउट 4 miles फ्रॉम आवर होम। अंडरलाइन करो, जो हमारे घर से कितने माइल की दूरी पे है, 4 माइल की दूरी पे है। He would return with about a dozen coconut। अच्छा, हालांकि वो रिटर्न जब आते हैं तो डजन ऑफ कोकोनट्स टाइड यानी एक साथ बांध कर टुगेदर थ्रोन ओवर हिज शोल्डर, अपने कंधों पर जो है 1 दर्जन से भी ज्यादा बांध कर क्या करते हैं, वो ले आते हैं। एंड ओनली देन वुड ही हैव हिज ब्रेकफास्ट, और तब जाकर वो क्या करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं। एंड दिस रिमेन्ड हिज रूटीन इवन व्हेन ही वाज इन लेट 60। और ये कब तक ये रूटीन चलता रहता है, 60 सालों तक ये रूटीन चलता रहता है, लेट 60। I have throughout my life tried to emulate my father in on my own world of science and technology। क्या बोलते हैं, मैं अपने पूरे जीवन में ट्राई टू इमुलेट, में हमेशा अपने पिता को ही क्या करता हूं, मानता हूं कि वही मेरे क्या है, साइंस और टेक्नोलॉजी का दुनिया का जो है, मतलब वही मेरी दुनिया है। माय ओन वर्ल्ड, मेरे साइंस और टेक्नोलॉजी का वही दुनिया है, क्योंकि उन्होंने मेरे को सबसे पहले इसके बारे में बताया, इसके बारे में इनकरेज किया। कैसे इनकरेज किया, आई हैव एंडेवर्ड टू अंडरस्टैंड द फंडामेंटल ट्रूथ रिवील्ड टू बी माय फादर। मेरे पिता मेरे को फंडामेंटल ट्रूथ के बारे में और मेरे को हमेशा एंडेवर्ड करते थे, यानी एक तरीके का मोटिवेट करते थे, इनको समझाते थे और फंडामेंटल ट्रूथ्स के बारे में जो है इनको बताते थे कि जीवन में मौलिक सच्चाइयां क्या होती है। रिवील टू मी माय फादर, मैं अपने पिता के साथ सीखा हूं। एंड फील कन्विंस्ड, और मैं पूरी तरीके से सहमत हूं कि देयर एग्जिस्ट डिवाइन पावर, कि कहीं ना कहीं क्या होता है, डिवाइन पावर है, एग्जिस्ट करता है। एंड दैट कैन लिफ्ट वन अप, जो एक व्यक्ति को क्या करता है, अपलिफ्ट करता है, उठाता है उनको ऊपर, फ्रॉम कंफ्यूजन। जब वो एक व्यक्ति बहुत कंफ्यूज हो जाता है तो कोई ना कोई किसी न किसी रूप में डिवाइन पावर है जो क्या करता है, उस सिचुएशन से आकर एक व्यक्ति को क्या करता है, उठाता है, ओवरकम करता है। मिस्ट्री, मेलंकली, फेलियर यानी असफलता से, मिस्री से, झूठे चीजों से, एंड गाइड वन टू वन ट्रूथ प्लेस, और सभी को क्या करता है, उनके जगह, उनके सच्चे जगह जहां पर जाना चाहते हैं उनको उसके लिए क्या करता है, गाइड करता है। तो कोई ना कोई तो डेमोनिक और डिवाइन पावर जरूर है। एंड वंस एज एन इंडिविजुअल सर्व्स हिज इमोशनल एंड फिजिकल बॉन्ड, और एक बार जब इंसान क्या होता है, अपने इमोशनल और फिजिकल तरीके से अपने आप को क्या करता है, बांध लेता है, ही इज ऑन द रोड टू फ्रीडम, तभी समझना है कि वो सही रास्ते पे है, सही फ्रीडम के रास्ते पे है। हैप्पीनेस
और खुशी के रास्ते पे एंड पीस ऑफ माइंड, और उसका माइंड भी जो है एक शांति के रास्ते पे है। तो ये पूरा का पूरा हम लोग का एक स्ट्रॉन्ग रूट्स था, और इसको अच्छे से पढ़ लेना। सो इसका टेस्ट हम कब ले ले बताओ तो? हाँ, थर्सडे को ले लें। हाँ, थर्सडे को ले लेते हैं। तो ट्यूसडे को जो है जब क्लास होगा तो एक बार मेरे को फीडबैक दे देना, हम भेज दे रहे हैं, तो थोड़ा और अच्छे से प्रिपरेशन हो जाए। हाँ, इस सब ठीक है सब। तुमको बड़ा जल्दी है।